10 रुपए पेट्रोल कम करती है हुकूमत और वो एहसान अजीम करती है कौम पर। पीडीएम आई इसीलिए थी कि हुकूमत को संभाले, कि मईशत को ठीक करे, और आज मईशत नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करने में लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि 10 रुपए और 7 रुपए डीजल की कीमत में फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया तो लोगों को शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। इम्पोर्ट हो नहीं पा रही है, एलसीज नहीं खोली जा रही है। एलसीज इसलिए नहीं खोली जा रही है क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट होगा और डिफॉल्ट का खतरा है। तो इस वजह से जो है एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। जिन दवाइयों की कीमतों में पहले 300-400 गुना इजाफा हो चुका है पिछले चंद सालों में, वो 100 रुपए की दवाई 200 रुपए पे या 500 रुपए पे भी जा सकती है और एक वक्त आएगा कि वो 500 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त मुल्क की मईशत जिसका बुरा हाल है और अफसोस की बात यह है कि आज आवाम पर एहसान अजीम किया जा रहा है। 10 रुपए कम करके, 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम करके ये कहा जा रहा है कि हम आवाम को रियायती निर्ख पे दे रहे हैं पेट्रोल। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो अपनी कम तरीन सतह पर आ गया है। लेकिन इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने में ये पीडीएम की हुकूमत हमें कासिर नजर आती है। जो बात करती थी हमेशा आवाम की, जो बात करती थी हमेशा मईशत की, यही पीडीएम की हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो ये कहती थी कि मईशत को हम संभालेंगे। हमें पता है कि मईशत को किस तरह संभाला जाता है, हमें मालूम है कि इसको ठीक कैसे किया जाता है, हमें मालूम है कि डॉलर का असल रेट क्या है और इसको ला भी हम ही सकते हैं। लेकिन आज 8 माह से ऊपर हो चुके हैं नाजरीन और आपके सामने है मुल्क की मईशत की सूरत हाल। शायद चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कभी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी जितनी आज इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की तमाम सियासी जमातों को अशद ज़रूरत है। लेकिन क्या करें कि आवाम का सोचने के लिए, आवाम का भला चाहने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। यहाँ पर हर कोई अपना बयानिया बेचने में और अपनी सियासत को चमकाने में लगा हुआ है। आवाम जाए भाड़ में, आवाम तो है ही वोट लेने के लिए। जब वोट लेने का वक्त करीब आएगा तो हम इनसे बात भी करेंगे, इनकी बात भी सुनेंगे, इनको एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, एक बार फिर हम इनको वादे और दावों की लपेट में लेंगे। अब ये छोड़ दीजिए क्योंकि क़यामत तक तो इनको लगता है कि इलेक्शंस होने नहीं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज हमारी जो मईशत है वो वेंटिलेटर पर है। और अपने सेगमेंट निचोड़ में मैं यही आपसे बात करना चाहती थी कि इस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई मईशत को निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास कोई प्लान है, और अगर प्लान है तो वो है कहाँ? इसी पर हम बात कहीं कर रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब और उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ओपनिंग पॉइंट में बैरिस्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो मुल्क की मईशत है वेंटिलेटर पर, इसको वेंटिलेटर से हटाने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ 10 रुपए पेट्रोल कम करती है हुकूमत और वो एहसान अजीम करती है कौम पर कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है पेट्रोल पर 10 रुपए कम करके। और उसमें भी जो एक बयानिया है वो ये है कि अपनी सियासत को चमकाया जाए। एहतशाम साहब, ये पीडीएम आई इसीलिए थी कि हुकूमत को संभाले, कि मईशत को ठीक करे, और आज मईशत नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? जी एहतशाम साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? बहुत शुक्रिया सुमैया। ये बात आपकी ठीक है कि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, उस तनासुब से पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल की कीमतों में जो कमी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उस तनासुब से रिलीफ नहीं दिया गया पाकिस्तान के अवाम को। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 10 रुपए और 7 रुपए डीजल की कीमत में फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया तो लोगों को शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। लेकिन बाकी जो आपकी बात है मईशत के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है। मैं कल देख रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेमिटेंसेज हैं पाकिस्तान को जो मिलती थी उनमें सालाना 14% कमी हो गई है। कल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 83 अरब रुपए का नुकसान हुआ और उससे पहले इसी हफ्ते के पहले दिन यानी कि पीर वाले रोज 66 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। जो बड़ी सनतें हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 8% कमी वाकया हो चुकी है। और इसके अलावा आप जानती हैं कि अद्वियात के खाम माल के हवाले से क्योंकि अभी तक इंपोर्ट हो नहीं पा रही है, एलसीज नहीं खोली जा रही हैं। एलसीज इसलिए नहीं खोली जा रही हैं क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट होगा और डिफॉल्ट का खतरा है। तो इस वजह से जो है एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है।
और अगर खुदा ना खास्ता टाइम पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होता है, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देंगी। और 40 में से 18 मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद कर दी। तो अब होगा क्या कि जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन बंद होगी, तो जो 100 रुपए की दवाई है, जिन दवाइयों की कीमतों में पहले ही 300-400 गुना इजाफा हो चुका है पिछले चंद सालों में, वो 100 रुपए की दवाई 200 रुपए पे या 500 रुपए पे भी जा सकती है। और एक वक्त आएगा कि वो 500 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और बहुत सारे हकायक हैं। मैं अगर आपसे शेयर करूं, ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन कुछ 30.5% प्रोडक्शन में कमी हो चुकी है। टेक्सटाइल 25% से नीचे जा चुका है। मशीनरी आलात की जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन में 38% कमी हो चुकी है। और जो लकड़ी की मसनूआत से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन में तकरीबन 82% कमी हो चुकी है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि इकोनॉमी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और जो पीडीएम की हुकूमत कहकर आई थी कि हम यहाँ से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, इमरान खान की जो नालायकी ना अहलिया उसको खत्म करेंगे, महंगाई को काबू करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, वो तो उनका भांडा तभी फूट गया था जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह दिया था कि महंगाई को कंट्रोल करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और मैंने अपने शोज में वो शॉर्ट्स भी दिखाए मिफ्ता इस्माइल के, जिसमें हुकूमत में आने से पहले वो कहते रहे हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और जैसे ही हुकूमत में आते हैं कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना प्रायोरिटी नहीं है। भाई गरीब आदमी यहाँ पे गुर्बत से तंग आके खुदकुशियां करने पर मजबूर है और आपके मुल्क का वजीर खजाना कहता है महंगाई हमारी प्रायोरिटी नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो ये तो बहुत ही इनसेंसिटिव, इनह्यूमेन अप्रोच थी। अब आगे साग डार साहब जो आए हैं वो मिफ्ता पे तनकीद कर रहे हैं, मिफ्ता डार साहब पे तनकीद कर रहे हैं। तो पीडीएम को करना क्या मईशत के साथ फिलहाल, मुझे भी लगता है कि इन्हें कुछ समझ नहीं लग रहा। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि भाई इनके तो कंसेंसस ही नहीं है, ये तो अपनी चीज़ें करने ही इसीलिए आए थे कि अपने मामला ठीक करें। यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल ये कहते हैं कि रूस से हमें तेल सस्ता नहीं मिल रहा। मुसद्दिक मलिक ने अभी कुछ देर पहले जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी होगी कि थोड़ी देर पहले वो आए और ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, हमें तो रूस से सस्ता तेल मिलेगा और जैसे कि और ममालिक को भी मिल रहा है। ये एक भी चीज़ पर एक पेज पर नहीं है। पूरी पीडीएम की जमातें मुल्क की मईशत को संभालें कैसे? और जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि अद्वियात जो हैं वो नहीं आ पा रही, यहाँ अजनास के हज़ारों कंटेनर्स हैं कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं। तो एहतशाम साहब, यहाँ आपके पास डॉलर्स नहीं है एलसीज खोलने के लिए, तो आवाम को आप बेसिक नेसेसिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये मुल्क की मईशत को कैसे संभालेंगे? फिर प्लान क्या है फिर इनके पास मुल्क की मईशत संभालने का? फिलहाल तो इनका प्लान सिर्फ ये है कि अपनी हुकूमत को तूल कैसे देना है, अक्टूबर तक कैसे पहुंचना है, अर्ली इलेक्शंस को कैसे अवॉइड करना है। फिलहाल तो प्रायोरिटी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासतदान जो हैं उनकी सियासत अपनी ज़ात के गिर्द घूमती रही है और अभी भी घूम रही है। और मुफाद परस्ती की सियासत जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे होता है। और आप ये देखें कि उसमें ये नहीं देखा जाता, एंड दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, कि मुल्क को, रियासत को, कौम को, अवाम को क्या नुकसान उसका पहुंच रहा है। देखना ये होता है कि हमें क्या फायदा हो रहा है या हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप खुद इक्तदार में हैं, चाहे मुल्क की इकोनॉमी आपसे कंट्रोल हो नहीं पा रही है, अनसर्टनिटी की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। ये जो रेमिटेंसेस वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि सालाना 14% कमी हो चुकी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर पैसा भेजते थे। इससे पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसमें जो कमी वाक़या हो रही है, तो वो कॉन्फिडेंस शेक ही हुआ ना, तो हो रहा है जी। मैं बहुत सारे कारोबारी लोगों को मिलता हूँ जो मुझे कहते हैं कि जी काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हैं। और मुझे ऐसे लोगों ने आके बताया कि जी हमने बंद फैक्ट्रियों के लाखों रुपए बिजली के बिल पे किए हैं, सिर्फ वहाँ पे बिजली वो बत्ती चलती है या कोई और इस तरह की नेसेसिटी चलती है, मशीनरी बंद पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो कमर्शियल यूनिट है वो इतना महंगा है कि बंद फैक्ट्रियों के लाखों रुपए बिल दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप समझे देखें कि एक तरह से एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की बैकबोन है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कपड़ों के यहाँ पे ऑर्डर देते थे। उन्होंने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हमें उन ब्रांड्स ने ये कहा है कि आप या तो अपना सेटअप पाकिस्तान से बाहर ले जाएं तो हम आपके साथ काम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपके मुल्क की इकोनॉमी की तो सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी है, कोई पता नहीं डिफॉल्ट कर जाए और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर जा रही है
बिजली के ऊपर जाने से। अब तो ये सारी बातें जो है ये आपको समझ आ रही हैं, मुझे समझ आ रही हैं। जो एक आम आदमी है, प्रॉपर्टी आप देखें इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा काम स्लो हुआ है, काम ऑलमोस्ट इस तरह से है कि लोग मजीद कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी बातें पीडीएम वाले अब पता नहीं कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन ये उनका प्राइमरी फोकस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं उनका प्राइमरी फोकस ये है कि उन्होंने अक्टूबर तक इस हुकूमत को कैसे चला, इक़्तिदार में कैसे। जब प्राइमरी फोकस ही यही है कि आपने अपने इक़्तिदार को बचाना है, क्या उनको लगता है कि क़यामत तक आपको आवाम की वोट की ज़रूरत नहीं होगी? फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे एहतशाम साहब? चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, आज क्यों नहीं बैठ जाते इमरान खान के साथ, क्यों नहीं बात कर लेते भाई मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने की, आवाम के लिए कुछ करने की? और आज जब हम बात करते हैं कि जी वोट लेने हैं, तो इनको तो लगता है कि वोट इनको कभी लेने ही नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। इवेंचुअली तो फिर एक दिन होने हैं, जाहिर बात है। जो डेट है अपनी वो जो आइन में मुद्दत है वो पूरी कर लेगी नेशनल असेंबली, तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने कल लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीर करनी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब और केपी के असेंबलीज तहलील करने की तारीखों का ऐलान कर दूंगा। तो अगर वो ऐलानात हो जाते हैं और उन ऐलानात के मुताबिक उन तारीखों पर वो 2 असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, तो ये 2 बड़े सूबे, जिसमें से एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब है, जिसकी 12 करोड़ आबादी है, ये तो इलेक्शन की तरफ चले जाए। और अगर इनमें इलेक्शंस होते हैं और भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान वापस मैंडेट लेके इन 2 सूबाई असेंबलियों में आकर बैठते हैं, तो पीडीएम को ये भी सोचना चाहिए कि इन 2 सूबों में होने वाले इलेक्शंस का असर इवेंचुअली, जो वो कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली अक्टूबर में ही जाके इलेक्शंस होंगे, उस पर भी होगा। कपल्ड विद द फैक्ट कि जो पीडीएम की परफॉर्मेंस है उससे, अगर जो अभी तक वो गैर मकबूल हुए हैं, ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाते तो और गैर मकबूल होंगे। तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि जी या तो वाकई में अगर उनके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे वो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई प्लान है नहीं और डे टू डे डिक्लाइन की तरफ जानी है पोजीशन, तो सियासी तौर पे भी इवेंचुअली उनको ज्यादा नुकसान। तो नुकसान तो उनको हो रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है इवेंचुअली कि उनके लिए मकबूलियत कम ही हो रही है आवाम में। हम तो अब ये कहते ही नहीं ना एहतशाम साहब कि ये अगले कुछ महीने क्या होने वाले हैं इस मईशत के लिए, इस मुल्क के लिए। हम तो कहते हैं अगले कुछ हफ्ते इस मुल्क की सियासत और मईशत के लिए कैसे होंगे। मईशत के लिए तो अभी चीजें बड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मईशत में तो अभी लग रहा है कि हालांकि ये जो ऐलान पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हुआ है ये अपनी जगह पे, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में जो कमी वाक़या हुई है उस तनासुब से ये रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिला। तो मईशत के हवाले से तो मैंने जितने इंडिकेटर्स आपको सारे बता दिए, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई खातिर खा उसमें कोई तब्दीली आएगी। अगर मैं आपसे इदारों की बात करूँ, लोग जिन इदारों से, मुल्क जिन इदारों से कमाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, हमारे तो उन इदारों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। आप पीआईए को उठा के देख लें, आप स्टील मिल को उठा के देख लें, आप रेलवेज को उठा के देख लें, आप पोस्टल सर्विसेज को उठा के देख लें। ये वो इदारे हैं जहां से मुल्क कमाते हैं, लेकिन हम इन इदारों को, यही पीडीएम की हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब कहते रहे कि 1 रुपए में पीआईए बेच देंगे जी, 1 रुपए में पाकिस्तान स्टील मिल बेच देंगे। और ये कहने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा हौसला चाहिए, नहीं तो जरा सी इंसान में वो होना, अब मैं सख्त अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो बंदा कहता है कि यार मेरे मुल्क के इदारे हैं, सही बात है, ये असासा है, एसेट्स हैं, हमने इसको रीजुविनेट करना है या रीवैम्प करना है, और रीवैम्प करने के बाद इनको प्रॉफिटेबल बनाना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 रुपए में खरीद। तो मुझे लगता है कि मईशत के हवाले से तो जो इनका विजन है उसको सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कोई खातिर खा तब्दीली आएगी। सियासी तौर पे मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी ये कियोस वाली होगी। अगर देखें ना असेंबलियां दोनों तहलील, तो सबसे पहले क्या होगा कि इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, राना सनाउल्लाह कई दफा कह चुके हैं इसने तो अभी तक ऑपोजिशन का मजा ही नहीं चखा, तो करे ना असेंबलियां तहलील, मुकम्मल तौर पर ऑपोजिशन में आके बैठे। तो उनका प्लान ये है पीडीएम का कि असेंबलियां तहलील होती हैं, वहां पे इंटरम सेटअप्स बनते हैं, तो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में ये मुमकिन है कि इजाफा हो, और फिर जब वो इजाफा होगा
तो फिर जो रिफ्यूज मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में KPK में, क्योंकि वहां पे रियासत की मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर है, वो भी नहीं होगा अवेलेबल। तो उससे मुझे लगता है कि कुछ कियोस की सिचुएशन और हो सकती है, कोई अनरेस्ट की सिचुएशन और हो सकती है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे इम्कानात लग रहे हैं। तो ये आप मुझे बताएं, मैं ओपनिंग पॉइंट में यही जानना चाह रही थी कि अब इस अनरेस्ट से निकालने के लिए मुल्क को कोई इदारा अपना किरदार अदा कर सकेगा? अब किरदार तो देखें, ये सियासी जमातें इकट्ठे होकर इन्हें बैठना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, लेकिन वो बाजवा साहब जाते हुए ये कह गए कि वो हम एक पॉलिटिकल हो गए थे। नए चीफ जो हैं, अभी तक की उनकी जितनी भी एक्टिविटी है मुझे तो वो बड़ी प्रोफेशनल लग रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उन्होंने दौरे किए हैं, दीगर जितने मामलात खबरें उनके हवाले से आ रही हैं, ही सीम्स टू बी अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। तो वो अपनी जगह पे वहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खामोशी रहती है तो मुझे लगता है कि फिर सियासतदानों को कोई जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा आपस में और बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इसके इम्कानात कम लग रहे हैं। PDM का जो विजन है, उनका जो जहन है, उनकी जो सोच है, किरदार है, वो भी सबके सामने है। शाम साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो 16 दिसंबर जो कि वैसे ही बड़ा ही एक दुख भरा दिन रहा है पाकिस्तानियों के लिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करूंगी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की, जिसको आज 8 बरस बीत गए हैं। ना वो हौसला मुझ में पहले था जब मैं इस खबर को नशर कर रही थी, और ना वो हौसला मुझ में आज है। मैं हौसला लाऊं कहाँ से कि वो माएँ देखूं। दर्द इतना है कि कुछ कह भी नहीं सकती। आँच इतनी है कि यकबस्ता नफ्स भी पिघला। लफ्ज़ ऐसे हैं कि मैं सह भी नहीं सकती। नाजरीन, आज आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा और गाजियों पर क़यामत सुगरा को गुजरे 8 बरस मुकम्मल हो गए। मुल्क में 16 दिसंबर का सूरज तुलू होते ही शोहदा की यादें अश्क बनकर आँखों से रवां हो जाती हैं। आज करिया करिया शहर शहर उन नन्हे मुजाहिदों और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 16 दिसंबर एक ऐसा दर्दनाक दिन है नाजरीन, जिसने पेशावर में चलने वाली गोलियों से पूरे पाकिस्तान के अवाम का सीना छलनी करके रख दिया। मासूम फरिश्ता सिफ्त बच्चों ने शुजाअत और बहादुरी की ऐसी दास्तान रकम की कि पूरी कौम रहती दुनिया तक उनकी बहादुरी पर फ़ख्र करेगी। फूल जैसे बच्चों ने दहशत गर्दों के सफाकाना वार अपने सीनों पर झेलकर दहशत गर्दों को ये बावर कराया कि इस कौम का बच्चा बच्चा किसी जांबाज सिपाही से कम नहीं। मौत व ज़ीस्त के इस मार्के में अजीम दास्तान रकम की गई। दहशतगर्द शिकस्त खा गए। उन गाजियों का आज़म है कि उन्हें इंतहा पसंदी को मिटाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है। वो 144 चेहरे, वो 144 ख़ानदान, वो 144 कहानियाँ जिंदा जावेद हैं और हमेशा रहेंगी। इसी पर हम बात करेंगे। तालिबा जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की हैं, हफ्सा, वो ज्वाइन कर रही हैं और हफ्सा से हम बात करते हैं। हफ्सा, बहुत शुक्रिया। वो दिन जो कि हमारे लिए भी एक बहुत मुश्किल दिन था, उस दिन खबर नशर करना हमारे लिए भी एक बहुत हिम्मत का काम था, और आज का दिन बहुत दुखी है। क्या हुआ था उस दिन और क्या बताएंगी आप? इसको हुआ इसी तरह एक यूजुअल दिन था। 16 दिसंबर हम लोग के एग्जाम्स चल रहे थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो दैट वाज अ प्रेप लीव बेसिकली। तो हम लोग एक रूटीन में जैसे पेपर प्रिपेयर करते तो हमें एक कॉल आई मेरे चाचू की। उन्होंने कहा कि APS पे अटैक हुआ है। उस वक्त मैं APS उकाड़ा में थी, तो हम लोग को एक दफ़ा शौक लगा कि APS पे कैसे अटैक हो सकता है। ऑब्वियसली इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन और सारा सब जानते हैं कि एक स्कूल पे कौन अटैक कर सकता है। तो हम लोगों ने न्यूज़ ऑन किए तो वहाँ पे भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी। जो न्यूज़ आ रही थी वो थी कि एक निजी स्कूल पे हमला हुआ है। तो कुछ देर तो किसी को एक्सेस नहीं थी, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही थी। हमें तब पता लगा है जब न्यूज़ में स्प्लिट हुई है स्क्रीन ड्यूरिंग बुलेटिन, और लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर उन्होंने दिखाए हैं। तो पहला बच्चा जो उन्होंने जिस पे कैमरा गया दैट वाज, हमारी जान निकालने के लिए वो चीज़ बहुत थी कि वो इसी यूनिफॉर्म में मलबूस था जो हमने पहना हुआ था, वही ग्रीन कोट, वही मोनोग्राम जो हमारी पहचान है, जो जिससे हम जाने जाते हैं, वो खून में लथपथ था। तो हम तक ये न्यूज़ इस तरह पहुंची एक बुलेटिन के थ्रू, एक कॉल के थ्रू, और
वो दिन जो कि एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, कोई नहीं जानता था कि वो किस सिमत लेके जाएगा आने वाले दिनों में। अब हमारा क्या संगे मील होगा, क्योंकि इस वाक़े ने पूरी कौम को तो हिला के रख दिया, मगर एपीएस के स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग किस्म की ही रूह कह ले उस दिन के बाद, क्योंकि हम लोग एक सदमे से भी गुजर रहे थे कि जो शहीद हो रहे थे वो हमारे बहन भाई थे, जो शहीद हो रहे थे वो हमारे फेलोज थे, जो जख्मी हो रहे थे वो हमारे फेलोज थे। जिस यूनिफॉर्म को खून में लथपथ किया गया था वो हमारा यूनिफॉर्म था। तो एज एन एपीएस स्टूडेंट हमारे लिए वो दिन शायद जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। कहते हैं कि आपको दुख दर्द का अंदाजा तब होता है जब आप पे वो चीज गुजरती है। तो वो 144 जनाजे आप समझे कि हर एपीएस स्टूडेंट के घर से निकले थे। आप सही कह रही हैं, वाकई ऐसा ही है। और वो जो ट्रॉमा था ना, जब ज़ाहिर हम तो खबर दे रहे थे, हम तो खबर नशर कर रहे थे, उस ट्रॉमा से निकलने में मुझे भी बहुत वक्त लगा था, कई रातें मैं सो नहीं पाई थी। तो आप लोग तो खुद उस सानिये से गुजरे, आपके फेलोज, आपके दोस्त शहीद हुए, टीचर्स शहीद हुए, आप लोगों को कितना अर्सा लगा उस ट्रॉमा से निकलने में? उससे वेरी नेक्स्ट डे जब हम लोग स्कूल गए तो कौमी तराना जब पढ़ा गया तो उस कौमी तराने में एक हम लोग को उस दिन एक हम वैसे कौमी तराना बहुत इंथुसियास्टिक होके हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन कौमी तराना पढ़ते हुए एक दुख थी कि जैसे हम अब हमारे पे इस खून का कर्ज है। सही बात है। उस ट्रॉमा से निकलना बहुत मुश्किल था। हम लोग रोज क्लासेस हम लोग इस तरह होती थी कि लेक्चर्स हो रहे होते थे, हम लोग रो रहे होते थे, हमसे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा होता था, क्योंकि वो यूनिफॉर्म, वो आप एक चीज में उसमें बार बार उस सिनेरियो में जा रहे हो, आप वो यूनिफॉर्म पहन रहे हो। लफ्ज आर्मी पब्लिक स्कूल जब आता था तो वो आपको एक आर्मी पब्लिक स्कूल की एक वही उस वाक़े की याद दिलाता था। तो उस वक्त हमारी मैम सुमैया अजीज, उन्होंने कहा था कि आपको बेहतरीन तरीका ये होता है किसी भी चीज से निकलने का कि आप उसको बयान करें, कोई पेंटिंग बनाए, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करे, कोई राइटिंग कर दे, कोई पोएम लिखे। तो दैट वाज द मोमेंट जहां से मुझे लगा कि मुझे मैम सुमैया से जो इंस्पिरेशन मिली, उसमें मैंने ये अपनी किताब मासूम शोहदा लिखी, जो कि उस हमारे जो एपीएस पे अटैक हुआ था उसका वो कंप्लीट अकाउंट है कि वो अटैक स्टार्ट कैसे हुआ, अ डे इन द लाइफ ऑफ एपीएस स्टूडेंट, कि उस अटैक से पहले वो स्टूडेंट कैसे थे हम, वो अटैक हुआ, उस अटैक में क्या सिनेरियो बना, कैजुअलिटीज और जो न्यूज और वो सारा कुछ आ रहा था, फीलिंग्स हर तरफ से, वो किस तरह से एक नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंस्टीट्यूशन एपीएस के लेवल पे वो किस तरह से वो चीज इवेल्युएट हो रही थी। और फिर पोस्ट अटैक हमारे जज्बात, हमारे हौसले और मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट्स, इन कुछ चीजों को लेके इस सब पे वो बुक बात करती है। तो That was my way of getting out of the trauma. मैंने अपने ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए अपनी बुक बिल्कुल सही बात। शुक्रिया तालिबा एपीएस की हमारे साथ मौजूद थी आज के दिन पर बात करने के लिए। ये सानिया हमेशा हमारी ज़िंदगियों में जो गहरे अरसात छोड़ के गया है, वाकई हम इसको कभी भूल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और बहुत ही एक अहम मामला आज जिस पर हम बात करेंगे वो है ऑनलाइन कर्जा। और जो हम देखा हमने अभी पिछले दिनों कि ऑनलाइन कर्जा फराहम करने के नाम पर एक फ्रॉड का बाजार सरगर्म हो गया। अगर आप भी कर्ज के उसूल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो फ़ौरन होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन कर्ज के नाम पर कर्जदार के मोबाइल फ़ोन के मुबैना हसास रिकॉर्ड तक रसाई का इंकशाफ सामने आया है। मोबाइल फ़ोन में मौजूद ख़वातीन की तस्वीर, राबिता नंबर्स और कैमरे तक की रसाई का नया साइबर क्राइम मंजर आम पर आया। शहरियों की मुतादिद दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद सोशल मीडिया की मशहूर एप्लीकेशंस बरवक्त लोन, पीके लोन्स, इजी लोन, फास्ट लोन समेत मुतादिद एप्लीकेशंस FIA साइबर क्राइम के निशाने पर आईं। मजबूरी में इंसान इन ऐप्स के चुंगल में फंस जाता है और दलदल की तरह इसमें धंसना शुरू हो जाता है। कर्ज अदा ना करने की सूरत में आपको, आपके घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। उनका तरीक़ा वारदात यह है कि ये अपने इश्तिहार में 90 दिन तक की मुद्दत के लिए कर्ज देने की तशहीर करते हैं। कर्ज देने से कबल शरह सूद, वापसी का शेड्यूल, सर्विस चार्जेस, किसी भी किस्म की मालूमात फराम नहीं की जाती। मामूली वेरिफिकेशन के बाद सारिफ को इब्तदाई तौर पर 5 से 10 हज़ार रुपये का कर्ज फराम किया जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसमें से 2 से 2.5 हज़ार सर्विसेज चार्जेस शामिल करने के अलावा 5 दिन बाद रकम वापस करने का नोटिस आ जाता है। और अगर आपने रकम अदा नहीं की तो इसकी सूरत में 1500 से 2000 तक का जुर्माना शामिल किया जाता है।
90 दिन की मुद्दत का लालच देकर दी जाने वाली रकम 20 दिन में दुगनी करके वापस ली जाती है, और अगर अदायगी से इनकार किया जाए तो तस्वीर लीक करने की धमकी दी जाती है। ये क्या मामला है, इसी पर हम बात ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैन अली कुरैशी साहब एडवोकेट, हाई कोर्ट साइबर लॉज एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़ैन साहब, आप तो रोज़मर्रा की बुनियादों पर इस तरह के केसेस जो हैं उनसे नबद आजमा होते होंगे, आपके सामने केसेस आते होंगे। ये इतना टिपिकल और इतना पेचीदा ये मामला हो गया है, किस तरह पकड़ते हैं आप इस तरह के जराइम करने वालों को, और किस तरीके से निशानदही होती है इनकी? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ याद करता चलूँ कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनमें जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया जा रहा होता है। दो तरह के तरीके आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो लोगों को या खौफ दिलाया जाता है, जैसे किसी शख्स को कॉल आ जाएगी और उसको ये कहा जाएगा कि जी आपका बेटा या घर कोई भाई जो है वो गिरफ्तार हो गया और अगर आपने उसको छुड़वाना है तो इतने पैसे आप फलां अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। या फिर ये तरीक़ेकार अपनाया जाता है कि लोगों को ये कहा जाता है कि आप जो है आपका इनाम निकला है। अब ये जो दूसरा तरीक़ेकार है जिसमें लोगों को लालच दिया जाता है, ये तरीक़ेकार जो है ये ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा जल्दी से फंस जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अगर किसी से लोन ले लेंगे, अगर वो किसी से पैसे ले लेंगे या फिर वो किसी इनामी स्कीम में उनका कोई इनाम निकल आएगा तो वो इजी मनी जो है वो बना सकते हैं या उनको ये आसानी से जो है वो पैसा मिल सकता है। इस लालच में जब लोग आ जाते हैं कि स्पेशली जैसे अभी आपका जो इस पर्टिकुलर ये जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जी जी जी, कि जब लोगों को ये कह दिया जाता है कि जी आप हमसे कर्जा ले लें, और उसमें सबसे बुनियादी बात ये है सोचनी चाहिए किसी भी शख्स को कि हम अगर एक ऑर्डिनरी मैनर देखते हैं जो लोन होता है उसमें क्या होता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन लेने से पहले जो है वो कोई सिक्योरिटी होती है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। अगर किसी ने कार फाइनेंस फैसिलिटी ली है तो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर किसी भी मामले के अंदर किसी भी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, आपसे कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही और आपको सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इसमें तो लोगों को ये बात खुद जान लेनी चाहिए कि जो असल अच्छा चलें ज़ैन साहब, हम लोगों की अवेयरनेस तो दे ही रहे हैं ना, डेफिनेटली आज हमारा ये सेगमेंट भी इसीलिए है और आपको हमने मधु भी इसलिए किया है। लेकिन अगर अब कोई फंस गया और वो अब नहीं समझ सका इस चीज़ को, क्योंकि हमारा सेगमेंट भी आगाही ही है, तो अब आगाही के लिए आप मुझे बताइए कि कवानीन क्या कहते हैं। अब ये साइबर क्राइम किसी शख्स ने कर लिया है, उसको पकड़ना कितना आसान है, या उस पर मुकदमा चलाना या उसको सज़ा दिलवाना? देखिए, इस किस्म की जो एप्लीकेशंस होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं वो मिलकर डिफरेंट फ्रॉडस्टर्स मिलकर ये फ्रॉड कमिट कर रहे होते हैं। एक शख्स जो होता है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं या उसके अकाउंट से जा रहे होते हैं, एक शख्स जो होता है वो किसी भी शख्स को ट्रैप कर रहा होता है गुफ्तगू के जरिए। अब लॉ के अंदर जो इस टाइम प्रोविजन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की है, जो अगर हम साइबर की बात करें तो रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए अगर कोई शख्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मिसयूज करता है तो उसकी प्रोविजन जो है वो हमारे पास जो है अवेलेबल है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे मसला ये है कि जो आपका अगला कैसे लोग इसमें क्या या नहीं हो पाते। देखिए, बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जब हम साइबर की बात करते हैं तो साइबर क्राइम के केसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो डाटा का आ जाना। जैसे आईपी एड्रेसेस हैं, क्या आप तक आईपी एड्रेस आ गया? अगर एक आईपी एड्रेस की जो है वो आप ठीक है ज़ैन साहब, असल चीज़ ये है कि ये बड़ा टिपिकल और पेचीदा मामला है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आवाम को बचना चाहिए इस तरह के धोखों से। थैंक यू सो मच ज़ैन अली कुरैशी साहब, हमारे साइबर एक्सपर्ट थे, कानूनदान थे। आगे बढ़ते हैं और अब बोल आवाम की आवाज़ आपका सेगमेंट आ गया है और इस सेगमेंट में हम आप ही के मसाइल पर बात करते हैं। एक और मसला हमें महसूल हुआ है हैदराबाद शहर से। पहले ज़रा मसले की बात कर लेते हैं। 4 माह से ये लतीफ़ाबाद का इलाका है और आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। ये नंबर 12 है UC 109, जहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। अली रज़ा साहब ने हमें वीडियो बनाकर भेजी है, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये लतीफ़ाबाद 12 नंबर में UC 109 का साइड है और अब ये बज़ाहिर हम लोगों को भाई फुल कंफर्म हो गया है कि इस रोड पे करी जा रही है सियासत। ये तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, लोग इसी तरीके से आ रहे जा रहे हैं, इसी तरीके से आ रहे जा रहे हैं और ना ये देखो पूरी गली का ना यही हाल लगा पड़ा है।
पूरी गली का यही हाल लगा पड़ा। तकरीबन 4 महीने हो गए इन लोगों से पानी नहीं निकाला जा रहा है इस एरिए का। बुरा हाल है इस इलाके का। हमने इस इलाके के मसले को हल करने के लिए, बात करने के लिए पहले इस इलाके के एमएनए साहब से बात की। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए साबिर साहब ने, उन्होंने कहा ये मसला मैं हल नहीं कर सकता। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद से बात की, फवाद साहब, उन्होंने भी कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, ये तो किसी और के अंडर आता है इलाका। फिर उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने रब्ता किया है MP हैं यहाँ के मेंबर सूबाई असम्बली नदीम सिद्दीकी साहब, और हम अब उनसे बात करते हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने कम अज़ कम हामी भरी बात करने के लिए, वरना हर शख्स ये कह रहा था कि हमारा मसला नहीं है। ये वीडियो हमने आपको दिखाई है, ये वीडियो में मौसूल हुई है लतीफ़ाबाद है नंबर 12 और UC 109। ये इलाका मकीन कह रहे हैं कई माह हो गए ऐसी सूरत हाल है, पानी खड़ा है, मस्जिद करीब है, नमाजियों गुजरगाह में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, बेबसी हर कोई अपनी जाहिर कर रहा है। ये मसला आप हल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं सुमैया। एक्चुअली बात ये है कि ये लतीफ़ाबाद का एक इलाका इस किस्म का इलाका है कि जिसको है तो ये कैंटोनमेंट में, लेकिन ना कैंटोनमेंट इसको ऑन करती है, और इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि ये बल्दिया के पास नहीं आता तो इसलिए बल्दिया भी जो है वो ज़ाहिर उसको कैसे ऑन करेगी जब उसके अटर में ही नहीं है ये ना। लेकिन इसी मसले में जो है ये दोनों जगहों की वजह से जो है ये लोग वहाँ के बिल्कुल इसमें पिस रहे हैं। अभी भी हालिया जो बारिश हुई है उसमें हमने वहाँ पे कई दफ़ा विजिट्स भी किए और कोशिश की कि वहाँ पे काम करवा सकें। और मैंने अभी एक यहाँ जनरल मोशन में भी 4 दिन पहले ही असेंबली इजलास में भी उस मसले को उठाया, जिसको आप तो कह रहे हैं कि मैंने ये मसला उठाया भी, पहले भी उठाया, आपके इल्म में भी है ये मामला, लेकिन आप जिस तरह के कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का मसला हुआ, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर का डेडलॉक अभी बरकरार है। यही वजह है कि हैदराबाद के मसाइल हल ही नहीं हो रहे। CM का भी आपने जिक्र किया, वफाक से मिलकर मसला कैसे उठाएंगे आप, या इस तरह के हैदराबाद के मसाइल को कैसे उठाएंगे आप? बिल्कुल, ये मतलब ये कि इसका ये एक इशू तो है, लेकिन फवाद गफ्फार सुमरो जो है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके पास चार्ज है हैदराबाद का, वो मैं समझता हूँ कि बनिस्बत दूसरे पुराने इससे पहले के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने लगाए थे, उनके पास इजाफी चार्ज है, तो बनिस्बत उनसे बेहतर काम किया है उन्होंने इन 2-3-4 महीनों में जब भी उनके पास ये रहा है। लेकिन ये कि उनके पास एडिशनल चार्ज भी 2 हैं। वो ठीक है नदीम सिद्दीकी साहब, ये बड़ा अहम मसला है कि यहाँ पर हर कोई अपनी जान छुड़ा लेता है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मसाइल हैं आवाम के जो आप लोगों को वोट देते हैं, ऐवान तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच नदीम सिद्दीकी साहब, MP इस इलाके के, आपका सेगमेंट है, अपनी वीडियोज़ भेजिए, नंबर आपके सामने आता है और हम ज़रूर उस वीडियो को चलाएँगे और आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, पीर को मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा TV देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।